जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जीके के 35 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनसे फ्रेंड्स आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी टॉपिकों को फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, मैंने पहला क्वेश्चन लोक नृत्य से लिया है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उत्सव त्योहार मेले हैं, इनसे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको बताना है। तो क्या यहाँ बोलेंगे आप, जो चैती है फ्रेंड्स, चैती उड़ीसा राज्य का है, जो कि फ्रेंड्स क्या है, मछुआरा जनजाति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, उड़ीसा राज्य का है। इसके बाद गरबा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात राज्य का है। तो ध्यान रखिए, ये गुजरात का है। इसके बाद सरहु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झारखंड का हो जाता है। तो यहाँ पर बचता है फ्रेंड्स क्या, फाग बचता है। जो फाग है वह हरियाणा राज्य का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अब फ्रेंड्स हम लोग अब देखते हैं सभी राज्यों के जितने भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, जो जो इंपॉर्टेंट हो गए, हम लोग उस पर ट्रिक लगाते हुए चलेंगे, उसको देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा का, तो हरियाणा में जो फ्रेंड्स झूमर है, फाग नृत्य है, डफ आपको ध्यान रखना है, धमाल है, लूर, गुग्गा और खोरिया है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको झूमर याद रखना है, फाग नृत्य रखना है और डफ और धमाल को ध्यान रख लेना है। और आप फ्रेंड्स दोहराते हुए चलिए अपने आप में भी। इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं, तो इसमें भी फ्रेंड्स घूमर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या, कालबेलिया। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रेंड्स गणगौर है, इसको भी ध्यान रखना है। तो घूमर, कालबेलिया, चक्री, गणगौर और शुशनी और भवाई हो जाता है। इसके बाद यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको फ्रेंड्स कजरी, कजरी, चापेली, जैता और रासलीला को ध्यान रखना है। तो इसमें सबके सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में जो है फ्रेंड्स आपका जो भांगड़ा है, गिद्धा है। और फ्रेंड्स कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें जो लोक नृत्य है दोनों में मनाया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज न रहिए, जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप करिएगा। यहाँ पर देखिए गुजरात में, तो गुजरात में जो आपका डांडिया रास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद जो गरबा है, यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट में फ्रेंड्स महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में आपको लावड़ी ध्यान देखना है। ओके, लावड़ी हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स लेजिम हो गया। इसके बाद दही कला ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश में, तो जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर जो फ्रेंड्स ध्यान रखना है क्या, जवारा को ध्यान रखना है, मटकी, जवारा, मटकी। इसके बाद फूल पाती, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ का आपको पंडवानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राउत नाच से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राउत नाच, पंडवानी, इसके बाद गौर मारिया, पैंथी, ये सब छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं। बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिहार की बात करेंगे, तो जाट जाटिन, बखो बखैन, पनवरिया, सामा चकेवा, विदेशिया। लेकिन भैया जी आप बोलेंगे महत्वपूर्ण कौन है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जाता है फ्रेंड्स क्या, साम चकेवा से क्वेश्चन आ चुका है। जाट जाटिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पनवरिया को आप जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में तो आपको फगुआ और सरहुल एकदम से ध्यान रखना है। झूमर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अल जो कब है, कर्मा, मुंडा, इन सभी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि झारखंड जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अलकम, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, फगुआ, सरहुल, ये सब क्या है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में आपको फ्रेंड्स क्या रखना है, जात्रा को ध्यान रखना है, बाउल को ध्यान रखना है, और गंभीरा को, क्या, गंभीरा, जात्रा, बाउल, ये जो है पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य जाते हैं। उड़ीसा को देखेंगे, तो उड़ीसा में जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका घुमरा है, क्वेश्चन आ चुका है, घुमरा। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रेंड्स मुनारी है और ये जो पैंका है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो घुमरा, पैंका, मुनारी, इसमें ध्यान रखना है। असम के सभी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो बिहू है, नट पूजा है, महारास, काली गोपाल, बागुरम्बा। तो आप देख रहे हैं कि असम के सब महत्वपूर्ण है, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल और बागुरम्बा।
वही हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का झोरा भी इंपॉर्टेंट है, झाली, इसके बाद छापेली, यहाँ पर जो है महासू जो है, ये सब के सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला, तो यहाँ पर इसमें कुमायूनी को ध्यान रखना है, उत्तराखंड का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुमायूनी और झोरा और गढ़वाली उत्तराखंड के हो जाते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ चुका है, आप बोलेंगे भैया जी रऊफ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका क्या है, मंदजास है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो रऊफ, हिकत, मंदजास, कुदडांडी नाच, ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोंडोल से भी क्वेश्चन आ चुका है, लद्दाख का हो जाता है। तो क्या बोलेंगे आप, सोंडोल लद्दाख का। कर्नाटक में यक्षगान को आपको नहीं भूलना है, यक्षगान जो है क्या है, यक्षगान है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स यदि ट्रिक की बात करते हैं तो वह क्या है, गान, मतलब गाने में क्या करती है, तो वह नाटक करती है। क्या है, यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक। तो फ्रेंड्स आप कुछ ऐसे जो शब्द हैं अपने से ट्रिक बनाकर याद करेंगे तो आपको बहुत समय तक याद भी रहेगा। तो यहाँ पर ट्रिक के लिए फ्रेंड्स टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हम लोग को करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए जो यक्षगान है ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुनीथा और करगा को ध्यान रखिए, यक्षगान, कुनीथा और करगा। जबकि आंध्र प्रदेश क्या है, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर जो कच्ची पुड़ी है वह अंधे लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो कच्ची कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ भाप कल्पन जाता है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ओके, लेकिन आपको इसमें ध्यान रख लेना है क्या, कुचिपुड़ी जो है सबसे महत्वपूर्ण जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु में जो यहाँ पर आपका करगम हो जाता है, कुम्मी हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे आ चुका है। यहाँ पर जो केरल है, केरल का कथकली तो फेवरेट है एग्जामिनर का, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ओके। यहाँ पर जो ओट्टम थुलाल है यह भी इंपॉर्टेंट है, कथकली, मोहिनी अट्टम को ध्यान रखिए। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में सिग्मो, इसके बाद फुगड़ी, ओके, एक कुनबी होता है, इसको भी ध्यान रखना है, और तरंग मेल। तो भैया जी आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मुझे। यहाँ पर आप देखेंगे गोवा, तो गोवा में तरंग मेल हो गया, फुगड़ी हो गया, सिग्मो हो गया, इन सभी को ध्यान रखिए। जबकि अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या है, वाचो को ध्यान रखना है, ओके, वाचो को रखना है और पोपिर को ध्यान रखना है। तो बुया चलो वाचो, यह है पोपिर। मणिपुर की बात करते हैं तो थांगटा बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है, थांगटा, डोल चोलम जो है, और लाई हरो, लाई जो हरा ओबा है, ये सब मणिपुर के हैं और क्वेश्चन इन सभी से आ चुका है। मेघालय में जो है यहाँ पर नोगकुरुम को याद रखिएगा और लाहो को याद रखिएगा। मिजोरम में है, मिजोरम में जो खुल्लम है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो चेरव नृत्य है, तो चेरव और खुल्लम जो है मिजोरम में आपको ध्यान रखना है, चेरम और खुल्लम। नागालैंड में जो है, नागालैंड का वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बांस नृत्य, क्या है, बांस नृत्य। सिक्किम का चूफाट और सिंघी चाम जो है वह सिक्किम का होता है। जबकि त्रिपुरा में होजगिरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, त्रिपुरा का जो है होजगिरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स मठ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, और ये भी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका PYQ ही है। तो आपको पता है कि जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा मठ जो है सिक्किम में स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे क्या, जो यहाँ पर सिक्किम में मठ नहीं है, तो आपको जो साफ साफ दिख रहा है इसमें राइट आंसर क्या, तांबो। क्योंकि भैया जी जो तांबो है यह हिमाचल प्रदेश का है, क्या बोलेंगे आप, हिमाचल प्रदेश का हो जाता है तांबो। इसके बाद ये जो है सब रोलांग, ईचे और पेमोंग से जो है वो सब क्या है, ये सब सिक्किम के मठ हैं। तो इन सभी को ध्यान रखना है, रोलांग, ईचे और प्यांग से। अब हम सभी इंपॉर्टेंट जो मठ हैं उसको देख लेते हैं एक बार, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप प्रमुख जो है बौद्ध मठ। यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो मठ है वह ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहा है एसएससी का, आपको पता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहा है। तो सिक्किम को देखेंगे आप, तो सिक्किम में जो तवांग मठ है जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है, क्या बोलेंगे आप, तवांग मठ। अरुणाचल प्रदेश बोम डिला मठ जो है वह अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। इसके बाद सिक्किम में देखेंगे तो सिक्किम में रूमटेक मठ, प्यांगसे मठ और एंचे मठ, ये सिक्किम का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मठ है, किसका, सिक्किम का। और फ्रेंड्स यदि भारत की बात करेंगे
तो भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ हो जाता है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका तवांग, सॉरी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है, तांबो मठ, इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। इसके बाद नामग्याल मठ क्या है, धर्मशाला दलाई लामा का निवास। तो सिंपल सी आपको तांबो मठ और नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश से करना है। और लद्दाख की बात करेंगे तो हेमिस मठ, थिक्से मठ और डिस्किट मठ। यहाँ पर जो लद्दाख का सबसे बड़ा और धनी मठ है वह हेमिस मठ हो जाता है। कर्नाटक में नाम ड्रोलिंग मठ को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार का देखेंगे तो बिहार में आपका महाबोधि विहार, जो कि बोध गया में स्थित एक यूनेस्को स्थल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है महाबोधि विहार। पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, बिहार। इसके बाद आदि शंकराचार्य, तो यहाँ पर देखेंगे ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मुख्य स्थापित किए थे, किसने, आदि शंकराचार्य ने। क्वेश्चन आ चुका है, ओके। सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ है, इसके बाद गुजरात में शारदा मठ, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। तो फ्रेंड्स क्या है, भारत के चारों दिशाओं में बनाया गया है, जिसमें उत्तर की ओर जो है ज्योतिर्मठ है, उत्तराखंड में है। पूर्व की ओर जो है फ्रेंड्स गोवर्धन है, जो कि उड़ीसा में देख रहे हैं आप। पश्चिम में जो है फ्रेंड्स आपका शारदा मठ है, और दक्षिण की ओर आपका कर्नाटक में क्या है, शारदा मठ हो जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो है वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। तो वेलूर मठ पश्चिम बंगाल, इन सभी को आप लोग एक बार ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है। तो जो फ्रेंड्स कावेरी द्रोणी है, इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है केरल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फ्रेंड्स कावेरी द्रोणी है वह तमिलनाडु, केरल और क्या है, कर्नाटक राज्यों में स्थित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को देखते हुए चलेंगे। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यदि आप फ्रेंड्स मैप की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर आप देखेंगे इधर जो नदियां बहती हैं ये पूर्वी नदियां होती हैं, जबकि फ्रेंड्स ये जो अरब सागर में जो गिरती हैं नदियां, इसको बोलते हैं क्या, पश्चिमी नदियां। तो यहाँ पर जो पूर्व की नदियां बहने वाली हैं, जिसमें आपको कहता है गोदावरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी हो जाती है, कौन, गोदावरी नदी। कृष्णा की बात करेंगे तो यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी गोदावरी हो जाती है, जिसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। और जिसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, किसका, कृष्णा का। इसके बाद कावेरी की बात करते हैं तो इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा, ध्यान रखिए, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलते हैं, पवित्रता के कारण। ओके, यहाँ पर इसका जल विवाद जो है क्वेश्चन आ चुका है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी का जल विवाद है। महानदी देखेंगे तो यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, कौन, महानदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो पश्चिम की ओर जो नदियां मुख्य रूप से बहती हैं, जिनसे क्वेश्चन आता है, जिसमें आप देखेंगे क्या, यहाँ पर नर्मदा, तो यह बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जबकि ताप्ती है जो यह नर्मदा के समांतर बहती है और सूरत के पास समुद्र में मिलती है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका शिफ्ट का है, ध्यान रखिए। जो वेसर शब्द है वह इंपॉर्टेंट जाता है, इसलिए कि फ्रेंड्स यह जो है मंदिर वास्तुकला का शब्द है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी आपको पता है राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, उसमें से बहुत सबसे शब्द निकल कर आए थे, जिसमें हम लोग इसमें देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें मंदिर वास्तुकला का जो शब्द वेसर है, इसमें से एक गर्भगृह है। तो यहाँ पर यदि गर्भगृह की बात करेंगे तो मंदिर का वह मुख्य कक्ष जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित किया जाता है, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। ये आमतौर पर एक छोटा और अंधेरा कक्ष होता है। इसके बाद आप शिखर को देखेंगे तो गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची मीनार या पिरामिड
जैसी संरचना को आप शिखर बोलते हैं। उत्तर भारत में इसे शिखर और दक्षिण भारत में विमान बोलते हैं। क्या? विमान बोलते हैं। ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में विमान। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे भैया जी आप, क्या? मंडप। मंडप क्या होता है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार और गर्भगृह के बीच जो है स्तंभ वाला हाल जहां भक्त इकट्ठा होते हैं उसको मंडप बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो फ्रेंड्स गोपुरम है, गोपुरम क्या होता है? तो आप बोलेंगे दक्षिण भारतीय मंदिरों द्रविड़ शैली का क्या है? भव्य और विशाल प्रवेश द्वार होता है। तो ये जो गोपुरम है वह दक्षिण भारत के मंदिरों से समर्पित हो जाता है। यहाँ पर अमलक क्या होता है? तो मंदिर के शिखर के सामने ऊपरी भाग पर स्थित पत्थर की डिश जैसी संरचना होती है। तो आप फ्रेंड्स इन सभी को आपको ध्यान रख लेना है। मंडप, गोपुरम, अमलक, इसके बाद यहाँ पर जो आपका गर्भगृह है, शिखर है और फ्रेंड्स वेसर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स जो बौद्ध वास्तुकला है जो बौद्ध से संबंधित है, जिसमें स्तूप क्या होता है? तो स्तूप जो होता है एक अर्ध गोलाकार गुंबद जैसी संरचना होती है जिसमें बुद्ध या अन्य भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या हो? स्तूप बोलते हैं। कैसा होता है? तो आप बोलेंगे अर्ध गोलाकार गुंबद जैसी संरचना होती है। इसके बाद चैत्य क्या है बौद्ध वास्तुकला से? तो चैत्य बौद्ध धर्म में प्रार्थना या उपासना कक्ष होता है। तो ये जो लोग जहां पर फ्रेंड्स प्रार्थना या उपासना करते हैं उसको बोलते हैं क्या? चैत्य। जबकि विहार क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास या स्थान विहार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तोरण क्या होता है? तो स्तूप के चारों ओर बने अलंकृत प्रवेश द्वार जो है वह तोरण होते हैं। तो स्तूप, चैत्य, विहार, तोरण, इन सभी को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इन लोगों का क्या है फ्रेंड्स? क्या क्या शब्द प्रयोग होते हैं? तो मुगल और सल्तनत काल के दौरान उपयोग किए गए क्या है? यहाँ पर मेहराब। तो प्रवेश द्वार के ऊपर की घुमावदार संरचना होती है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग मकान में देखते होंगे तो क्या है? इस प्रकार की जो संरचना बना होता है प्रवेश द्वार में, इसको क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे गुंबद। तो इमारत की छत बौद्ध स्मारकों को इन तकनीकी शब्दों से पहचाना जाता है। तो गुंबद फ्रेंड्स जो क्या है उसके ऊपर क्या है बना होता है, उसके क्या बोलते हैं? गुंबद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका बायोगैस। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है इसमें से गलत हो जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता। तो यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सही बात है। यहाँ पर जो फ्रेंड्स क्या है? बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई भी अवशेष नहीं बचता है। यहाँ पर जो सी है, बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अवशिष्ट और वहित मल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको पता है कि गोबर गैस से ही बायोगैस का निर्माण होता है। तो इन सभी को ध्यान रखना है। ये फ्रेंड्स जो तीनों है वह राइट हो जाते हैं इस कथन में। जबकि बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये क्या है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाता है। इस सभी ऑप्शन में जो कथन है ये क्या है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? ओके, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स है आपका राइट इन सभी में से हो जाता है। जो नदियों से संबंधित नहीं है वह है आपका उत्खंड। जबकि यहाँ जो वितरिक है, विसर्प है, जलप्रपात है, ये सब क्या है? नदियों से संबंधित। जबकि उत्खंड जो है आपका नदियों से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नदियों से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें गंगा नदी की बात करेंगे। तो गंगा नदी में जो यह भारत का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और विशाल नदी है। इसके बाद देखेंगे तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। तो यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है, इनको ध्यान रखना है। यमुना की बात करेंगे तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और गंगा की अन्य सहायक नदियां जिसमें आप जानते हैं घाघरा है, गंडक है, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। किसको? तो आप बोलेंगे कोसी को बोलते हैं। और सोन नदी जाता है। तो इन सभी को ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे। आगे है सिंधु नदी तंत्र। ओके, सिंधु नदी तंत्र को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यह मुख्य रूप से भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और पाकिस्तान की यह क्या है?
मुख्य नदी हो जाती है। आप लोग फ्रेंड्स यदि मैप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। इसके बाद सिंधु जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स, यदि बात करेंगे तो झेलम है। इसके बाद चिनाब हो जाता है, रावी, व्यास और सतलुज हो जाती हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदियां पंजाब, जिसमें फ्रेंड्स 5 नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब को, का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिए इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को देख लेते हैं एक बार। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये दुनिया के सबसे बड़ी नदियों में से एक है और उत्तर पूर्वी भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो यह क्या है, पूर्व की ओर ही बहती है। आपको अक्सर असम और जो बांग्लादेश, मणिपुर, इन सभी की ओर बहती हुई देखेगी। इसके बाद उद्गम देखेंगे तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास इसे क्या है, सांगपो कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? सांगपो बोला जाता है। भारत में प्रवेश जो करती है अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और असम से होकर यह नदी बहती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। विशेषता क्या है? तो यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली बनाती है। तो यह क्वेश्चन आपको पता है कि पूछा जा चुका है। तो माजुली द्वीप कहाँ है? तो आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, महापद्मनंद ने, आपको रिक्त स्थान भरना है, साम्राज्य पर शासन किया था। तो यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे? मगध पर। मगध पर महापद्मनंद ने क्या है, साम्राज्य पर क्या किया था? शासन किया था। तो मगध के फ्रेंड्स कुछ वंश रहे जिसमें आपको पता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, सुग वंश। तो क्या रहे? ये सब जो है आपके मगध के वंश रहे। हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहला देखेंगे आप हर्यक वंश के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको हर्यक वंश का जो है टाइम पीरियड उसको भी ध्यान रखना है। 544 से 412। क्या? हर्यक वंश 544 से 412। यदि इसके संस्थापक की बात करेंगे तो बिंबिसार इस वंश का क्या है, संस्थापक रहा और प्रथम शक्तिशाली राजा था। इसके बाद इस फ्रेंड्स यहाँ पर अजातशत्रु है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स अजातशत्रु है इसको पितृहंता के भी नाम से भी जाना जाता है और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो बिंबिसार है वह हर्यक वंश का संस्थापक है। अजातशत्रु जो है वह बिंबिसार का पुत्र है, लेकिन इसने अपने पिता की हत्या किया था, इसलिए इसको पितृहंता भी बोला जाते हैं। इसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुई और अजातशत्रु के ही समय हुई। राजधानी शुरुआत में राजगृह गिरिवर्ष थी, जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो इन सभी टॉपिक्स को ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे। शिशुनाग वंश देखेंगे तो 412 से 344 बीसी तक इसने शासन किया। इसने शिशुनाग वंश, संस्थापक शिशुनाग रहा। शिशुनाग वंश का जो हर्यक वंश के अंतिम शासक अमांत क्या है, मंत्री है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स क्या है, खलवंती विजय। इस वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती विजय, उज्जैन के राज्य को जीतकर मगध में मिलाना था। और जो कालाशोक है इसके शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगति हुई। ओके, तो प्रथम जो है फ्रेंड्स, प्रथम क्या बोलेंगे आप? प्रथम जो हुआ था वो अजातशत्रु के समय हुआ। और जो द्वितीय किसके साथ हुआ? तो आप बोलेंगे जो द्वितीय हुआ फ्रेंड्स वह आपका कालाशोक के समय हुआ। इन सभी को ध्यान रखिए आप। और नंद वंश की बात करेंगे तो नंद वंश का संस्थापक कौन रहा? तो आप बोलेंगे महापद्मनंद, जिसे सर्व छत्रांतक बोलते हैं, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे बोलते हैं? महापद्म नंद को। विशाल सेना, नंद शासकों के पास बहुत बड़ी पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी जो सेना थी किसके पास? तो फ्रेंड्स ये जो क्या कहता है, यह महापद्म नंद। घनानंद क्या है? यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो ध्यान रखिए घनानंद को। नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में देखेंगे तो 322 से 185 बीसी तक इसका शासनकाल रहा। 322 से 185। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते चलिए आप। संस्थापक मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर इसकी स्थापना की। तो ये जो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने फ्रेंड्स घनानंद को हराया था। और अशोक महान इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म का प्रचार किया। ओके, तो इसका जो हृदय है वह क्या है फ्रेंड्स,
कलिंग युद्ध के बाद आपका क्या है, बहुत ही द्रवित हुआ, तो इसलिए बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मौर्य काल में भारत पहली बार केंद्रीकृत राजनीति इकाई बना। पतन की बात करते हैं तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुंग वंश की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग जो है क्या है, इस वंश का संस्थापक रहा। यह एक ब्राह्मण वंश था। धर्म, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित किया और 2 अश्व क्या है, मेघ यज्ञ किए। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। कला, यहाँ पर भरहुत स्तूप का निर्माण और सांची स्तूप की मरम्मत इसी काल में हुई थी। तो शुंग वंश भी महत्वपूर्ण जाता है। नेक्स्ट है आपके जनगणना से क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितना क्या है यहाँ पर प्रतिशत दर्शित हुई थी? तो 2001 की तुलना में 2011 में जो जनसंख्या में फ्रेंड्स क्या है, प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है। क्या बोलेंगे आप? 17.5 इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, क्या है? 17.5% आपको ध्यान रख लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जनगणना से आप फैक्ट देखेंगे तो 1872 में प्रथम जनगणना यानी भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत मेयो के कार्यकाल में हुई थी और यह एक गैर तुलनात्मक और सीमित जनगणना थी। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुआ था। किसके समय में? तो आप बोलेंगे रिपन के समय में। मेयो के समय तो प्रारंभ हुआ, लेकिन जो नियमित जनगणना हुआ 1881 में रिपन के समय भारत में हुआ और यह 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना शुरू हुई। कब से? 1881 से। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप 1921, जिसको आप महान विभाजक वर्ष भी बोलते हैं। इसे जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पता है। यदि आप TY की देखते हैं तो आपको पता होगा महान विभाजक वर्ष 1921 को बोलते हैं। 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक यानी 0.31% रही थी। यह एकमात्र ऐसा समय था जब भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 1951 यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। आजादी के बाद यह पहली जनगणना थी और इस समय भारत की जो साक्षरता दर था मात्र 18% के आसपास था। 2011 जो कि 15वीं जनगणना थी। तो फ्रेंड्स ये जो भारत की 15वीं और आजादी के बाद क्या है, 7वीं जनगणना थी। तो भारत की 15वीं और आजादी की जो फ्रेंड्स वो 7वीं जनगणना थी। इसके बाद इसका मोटो क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो था 2011 का, वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते चलिए जो क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम हो जाता है। और जनसंख्या घनत्व तो भारत का जो औसत घनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार सबसे अधिक है और इसके बाद सबसे कम में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो बिहार में क्या बोलेंगे? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। और यहाँ पर भारत की कुल लिटरेसी कितनी है? तो आप बोलोगे 74.04% क्या है, साक्षरता हो जाता है। आगे बढ़िए। सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य तो ये इंपॉर्टेंट है, केरल का कितना है? 94% हो जाता है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61 पॉइंट समथिंग। और लिंगानुपात देखेंगे तो भारत का औसत लिंगानुपात 943 क्या है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो 943 से सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है जिसमें 1084 महिलाएं अधिक हैं 1000 पुरुषों पर। इसके बाद न्यूनतम की बात करते हैं तो हरियाणा का है, सबसे कम है 879 क्या है यहाँ पर लिंगानुपात है। तो इसको याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कंडाली यानी फ्रेंड्स नेटल के पौधों की पत्तियां आपको भरना यहाँ पर अम्ल स्रावित करती हैं जिसे छूने पर पीड़ादायी डंक की अनुभवी होती है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो आपके कंडाली नेटल के पौधों की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार। तो ये जो राइट आंसर जाता है इसका क्या, मेथनोइक अम्ल वो होता है। तो क्या बोलेंगे भैया जी आप, मेथनोइक अम्ल होता है कंडाली नेटल के पौधों की पत्तियों में। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाल चींटी के डंक में क्या होता है, तो आप बोलेंगे
फार्मिक अम्ल, इसे मेथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं। तो चींटी की डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, जबकि इमली और अंगूर में क्या होता है? तो टार्टरिक अम्ल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। तो यदि दही और खट्टा दूध में बात करेंगे तो दही में कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे लैक्टिक अम्ल। इसके बाद सेब में मौलिक अम्ल, आंवला और खट्टे फलों में क्या होता है? तो एस्कार्बिक अम्ल, इसे विटामिन सी भी कहते हैं। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी ही पाया जाता है। जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपके फ्रेंड्स अमाशय में कौन सा रस निकलता है? तो आप बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिच्छू ब्यूटी में क्या है? मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। तो जो बिच्छू में होता है फ्रेंड्स वो मेथेनॉइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके मृदा से क्वेश्चन है। ओके, तो जो मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, उसको जो बोलते हैं आप क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कुछ मृदा से या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको पता है कि जो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन यानी मिट्टी का अध्ययन जो होता है वो पेडोलॉजी होता है। ओके, मृदा निर्माण, मिट्टी बनने की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस बोलते हैं। मिट्टी का अध्ययन तो पेडोलॉजी होता है, लेकिन मिट्टी जो बनने की प्रोसेस होती है उसको वो बोलते हैं क्या? पेडोजेनेसिस। भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसको ICAR बोलते हैं, इसे भारत क्या है? भारत की मिट्टी को 8 मुख्य भागों में बांटा है। कौन? ICAR। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो भारत की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे तो यह भारत की सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 43% पर पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसको आप समझिए जैसे कि फ्रेंड्स कोई नदी है और जब नदी का जल आता है तो फ्रेंड्स जो किनारे किनारे की मिट्टियां होती हैं वह पुनः क्या होती हैं? जीवित हो जाती हैं, यानी वो कट कट के गिरती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो नहीं होता है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं खादर। और जो ऊपर की मिट्टियां होती हैं ज्यों का त्यों रह जाती हैं, तो जो पुरानी होती है उसको बोलते हैं क्या? जो बोलते हैं यहाँ फ्रेंड्स बांगर बोलते हैं। तो पुरानी को बांगर, नई को खादर। आप ध्यान रखिए इसमें पोटास की अधिकता होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। और लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोटास की अधिकता, नाइट्रोजन की कमी। काली मिट्टी को सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण लावा निर्माण ओके के टूटने से हुआ है। तो लावा के निर्माण से पूछेगा किसका हुआ है तो आप बोलेंगे काली मिट्टी का। रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी काली मिट्टी को बोलते हैं। इसमें क्या है? जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके काला रंग टिटेनीफेरम मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसको ध्यान रखिए। इसको कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी को देखेंगे तो इसका लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह बाजरा और दालों की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन? लाल मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है? तो यह अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है। इस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है और यह चाय, काफी, काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो दाल और बाजरा के लिए लाल मिट्टी, और लेटराइट में क्या है? चाय, काफी और काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी क्या है? बेस्ट होता है। और पीएच मान क्या है? अच्छी खेती के लिए पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी, मिट्टी का अम्लीयपन क्या है? दूर करने के लिए चूना मिलाया जाता है। क्षारीय मिट्टी, मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए। नाइट्रोजन की कमी, भारत मिट्टी में क्या है? भारतीय मिट्टी में अक्सर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और चंबल घाटी में गड्ढों का निर्माण और नलिका अपर्दन के कारण हुआ। तो इन सभी टॉपिक्स को ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं आरबीआई यानी बैंक से। तो बैंकिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन क्या है इसमें गलत है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स इसमें जो देखेंगे आप, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो इसमें आपको छांटना है कि कौन सा फ्रेंड्स कथन गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बोलेंगे भैया जी ये तो बिल्कुल राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की
अनुशंसा पर की गई थी? तो बिल्कुल सही है। हिल्टन आयोग के जो फ्रेंड्स क्या है अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की क्या है स्थापना हुआ था। सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन आरंभ किया, यानी इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हिल्टन आयोग 1949 में राष्ट्रीयकरण, 1 अप्रैल 1935 को अपना स्थापना, ये तीनों के तीनों सही है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बैंक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? तो आप बोलेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसको 1770 में स्थापित किया गया था। क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को। और यदि एसबीआई की बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या था? तो आप बोलेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो है इसको आरबीआई ही है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। डेट याद रखिए, 2 अक्टूबर 1975। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख बैंकों की स्थापना देखेंगे हम, जिसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापना हुआ, एसबीआई का 1955 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप जो बैंक ऑफ बड़ौदा है 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, केनरा बैंक 1906 और नाबार्ड 1982। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो सबके सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरबीआई 1935, भारतीय स्टेट बैंक 1955, पंजाब नेशनल बैंक 1984, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, केनरा बैंक 1906 और 1982 नाबार्ड हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण के संबंध में। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, ओके, 49 को आरबीआई को पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जबकि यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14 बड़े बैंकों की क्या है राष्ट्रीयकरण के समय जो प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी, यहाँ बोले कौन? इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 69 में फ्रेंड्स 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जबकि 1980 में 6 अन्य निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और पहला तैरता हुआ एटीएम भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कोची में शुरू किया था। सबसे ध्यान रखना है आपको। और सेविंग अकाउंट की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले प्रेसिडेंस बैंक ने बचत खाला जो खाता है शुरू किया था। चेक प्रणाली क्या है? भारत में सबसे पहले बंगाल बैंक ने चेक जारी करने की सुविधा शुरू की थी। कौन? बंगाल बैंक ने चेक प्रणाली। आगे बढ़ेंगे। और यहाँ फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रख लेना है क्या, जो पहला तैरता हुआ एटीएम है एक बार कोची में शुरू किया गया था। किसने? एसबीआई ने। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है? तो जो फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाता है। आपको पता है क्या? आपको इसका जो राइट आंसर है वह आर के नारायण है, मालगुडी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो मेगास्थनीज किस क्या है? इंडिका मेगास्थनीज का है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। मेघदूत कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का है। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा का है। मृच्छकटकम शूद्रक का। राजतरंगिणी कल्हड़। और बुद्ध चरित्र अश्वघोष कामसूत्र वात्स्यायन का हो जाता है। तो आपको पता है एक सब के सब क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कुछ स्वतंत्रता संग्राम के समय की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, जिसमें हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वह महात्मा गांधी को जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और नील दर्पण एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। क्या? नील दर्पण दीन बंधु मित्र का है। गीता रहस्य जो है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो
इन सभी को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो नील दर्पण है दीनबंधु का हो जाता है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्या? मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो आर के नारायण जी का है। गोदान गमन रंगभूमि मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद का जाता है। द शैडो लाइन्स सी ऑफ पॉपिज जो है अमिताभ बच्चन का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और धनती राय का है। और सुटेबल बॉय विक्रम सेठ क्या है? विक्रम क्या है? बहुत ही सुटेबल बॉय आता है, तो सुटेबल बॉय विक्रम सेठ क्या है? शशि थरूर को देखेंगे तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिमल प्राइम मिनिस्टर जो है शशि थरूर का है। जबकि वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर और टू स्टेट्स जो है वह चेतन भगत का हो जाता है। इन सभी को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं खिलाड़ियों की आत्मकथा संबंधित। तो प्लेइंग इट माई वे जो है वह सचिन तेंदुलकर जी का है। क्या? प्लेइंग इट वाई में सचिन तेंदुलकर। स्टेट फ्रॉम द हर्ट कपिल देव, स्टेट फ्रॉम द हर्ट क्या है? कपिल देव। कपिल कौन है? तो ध्यान रखिए आप। ओके, तो ट्रिक से फ्रेंड्स बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए। यहाँ पर द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, सिक्स मशीन जो है क्रिस गेल का है। तो प्लेइंग इट माई में एक बार रिवीजन कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर, स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, सिक्स मशीन जो है क्रिस गेल का हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन संबंधित है? तो यहाँ पर आप बोलेंगे क्या फ्रेंड्स? आप इसका बोलेंगे राइट आंसर जो होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है वह शहद से संबंधित होता है, यानी मधुमक्खियों से संबंधित है, क्योंकि मधुमक्खियों से क्या है ही शहद बोलता है। अब इन सभी को हम लोग जितने हैं सभी को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे सेरिकल्चर तो रेशम कीट पालन रेशम उत्पादन संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खियों पालन से संबंधित है। पीसी मछली संबंधित है, जबकि फ्लोरी फूलों की खेती संबंधित है। और विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित हो जाता है। यहाँ पर वर्मी कल्चर देखेंगे तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन से है। पोमो कल्चर फलों की खेती से है। क्या? पोमो फल, जबकि ओलेरी जो है वह सब्जियों से संबंधित है। ध्यान रखिए, पोमो फल, ओलेरी सब्जियां, और हार्टिकल्चर बागवानी यानी फल सब्जी फूल आदि से संबंधित हो जाता है। वही सिल्वी कल्चर जो है वनों का संरक्षण और संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधे उगाना। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधे उगाए जाते हैं। एग्रोनॉमी फसलों और मिट्टी का प्रबंधन विज्ञान। और मोरिकल्चर है शहतूत की खेती। रेशम कीटों के भोजन के लिए क्या है? मोरिकल्चर शहतूत की खेती हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के शेरों का निरूपित करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? फ्रेंड्स ये जो शेरो है ना, आप जानते हैं ना, जो होता है क्या है, जिसको आप बोलते हैं सैर किया है, मतलब शायरी में जो प्रयोग होता है, ये क्या है? लायन नहीं है। अब जंगल का लायन इसको मत समझिए। तो गजल के जो शेरों को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो इसमें क्या बोलेंगे आप? मतला जो होता है, मतला इसका शब्द है गजल का। मक्ता और मिश्रा ये सब क्या है? गजल के शब्द हैं। जबकि मांड और जो मंड है ये सब क्या है? इसका शब्द नहीं है। तो इसको ध्यान रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें गजल जो है वो शेरों के लिए मांड यानी मंड शब्द का प्रयुक्त नहीं होता है। जबकि मतला जो होता है, आप जानते हैं शायरी या शेर किया है, पहला शेर होता है जिसको मतला बोलते हैं। आखिरी जो शेर किया है बोलते हैं, जो आखिरी शेर होता है उसे क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। और मिश्रा शेर की एक पंक्ति को बोलते हैं। तो एक शेर का जो पहला शेर है उसको मतला बोलते हैं, लास्ट वाले को मक्ता बोलते हैं, और पूरे शेर यदि बोल देता है तो उसको मिश्रा बोलते हैं। और गजल के शेर और उसके हिस्सों को दर्शाने वाले। तो ये जो है इन सभी को आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़िए। आगे है यहाँ पर आपको क्या है? एक उत्सव त्योहार यह है, इसको ध्यान रख लेना है। त्रिपुरा का है, एक प्रमुख पर्व है इसमें से, जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आपको पता है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप बोलेंगे गरिया पूजा।
क्या है, गरिया पूजा जो है वह त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर गरिया पूजा। अब इन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। गरिया कहाँ का है, तो भैया जी आप बोलेंगे त्रिपुरा का हो जाता है। जिसमें यदि कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो इनसे एग्जाम में आ चुका है, तो असम क्या है, असम में बिहू है, अम्बुबाची है, जोंबिल है, माजुली उत्सव, बैसागु, ओलियांग जो है वो असम के जाते हैं। बिहू में क्या होता है, यह असम का सबसे प्रमुख त्योहार है। बोहाग बिहू, माघ बिहू और काती बिहू के रूप में तीन क्या है, यह साल में 3 बार मनाया जाता है। तो बिहू क्या है, बिहू के 3 भाग है जो कि साल में 3 बार मनाए जाते हैं। जो फ्रेंड्स ये बोहाग बिहू है नया साल के समय, और जो माघ बिहू है कटाई जश्न के समय, और काती बिहू के रूप में है। ओके, तो इन सभी को ध्यान रखिए। अम्बुबाची मेला भी असम का है, जो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगने वाला एक बहुत धार्मिक मेला है। जोंबिल मेला जो है यह आज भी लोग पैसों के बिना सामान की अदला बदली करते हैं किसमें, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। जोबिल मेला क्या है, सामान के बदले सामान लेते देते हैं लोग। इसके बाद माजुली उत्सव, तो यह माजुली द्वीप पर असम की कला और संस्कृति दिखाने के लिए होता है। और जो यहाँ पर बैसागु है, बैसागु यह बोडो जनजाति द्वारा नए साल का उत्सव है। ओलियलियांग जो है यह मिसिंग जनजाति क्या है का खेती से जुड़ा है। तो इन सभी को ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं पंजाब का। तो पंजाब का भैया जी देखेंगे आप, बैसाखी यह फसल कटाई का प्रमुख त्योहार है और सिख नए साल के रूप में मनाया जाता है क्या, बैसाखी। जबकि यहाँ पर लोहड़ी जो है सर्दियों के अंत में आग जलाकर तिल और गुड़ के साथ मनाया जाता है लोहड़ी। होला मोहल्ला आनंदपुर साहिब में सिखों के धैर्य और वीरता के प्रदर्शन का त्योहार है। तो बैसाखी, लोहड़ी, हल्ला मोहल्ला सब पंजाब के हो जाते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं केरल। तो केरल का क्या है फ्रेंड्स, केरल का ओणम है, विशु है, त्रिशुमपुरम है। केरल में क्या है, यह केरल का सबसे बड़ा त्योहार है जिससे फूलों की रंगोली और नौका दौड़ क्या है मुख्य आकर्षण होते हैं। केरल जो ओणम होता है, विशु जो केरल का है, इसमें केरल का नव वर्ष है जिसमें विशु कानी यानी शुभ दर्शन की परंपरा है। त्रिशूरपुरम में हाथियों की जुलूस और आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। तो भैया जी आपको पता है कि यदि एक्सप्लेनेशन में पूछ देगा, डीपली में पूछ देगा, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और राजस्थान में गणगौर को ध्यान रखना है। पुष्कर मेला, तीज जो है, तीज, पुष्कर, गणगौर ये सब कहाँ के हैं, तो राजस्थान के हो जाते हैं। गणगौर में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा का महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। पुष्कर में यह ऊँटों का व्यापार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और तीज में क्या है, मानसून के दौरान मनाया जाने वाला उत्सव है जिसमें महिलाएं झूला झूलती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। किसमें, तो तीज है। किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे मानसून से संबंधित हो जाता है। पुष्कर ऊँटों का मेला है, और गणगौर देवी पार्वती और भगवान शिव का पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म, यहाँ पर जो फ्रेंड्स रिक्त स्थान में भरना है। राजा समुद्र गुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। ओके, तो समुद्र गुप्त के दरबार में इनमें से कौन सा था, तो जो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन जो है वह समुद्र गुप्त क्या है, समुद्र गुप्त के दरबार में थे। हरिसेन हो जाते हैं। आगे बढ़िए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट है समुद्र गुप्त के बारे में देखेंगे। तो इसकी जो उपाधि है, इन्हें क्या है, कविराज और विक्रमांक कहा जाता था। सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ओके, तो सिक्कों पर भी जो वीणा बजाते हुए सर्वप्रथम इसके समय हुआ था। और कविराज और विक्रमांक जो है इसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इनके दरबार में कवि हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लिखा जिसमें उनकी जीत का वर्णन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो यहाँ पर क्या है, जो प्रयाग प्रशस्ति हो जाता है, किसने लिखा, तो हरिसेन ने लिखा है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, प्रयाग प्रशस्ति में तो इलाहाबाद स्तंभ का क्या है बारे में बात की गई है। नीति, इन्होंने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। तो इसने क्या किया था, इसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 9 राजाओं को हराया था। किसने, तो इस समुद्र गुप्त ने। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें आप देखेंगे गुप्त वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक। तो श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम है, इसने महाराजा जो धीराज है इसकी उपाधि मिली, और इन्हें
गुप्त संवत शुरू किया इसने ही। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, इनके शासनकाल में चीनी यात्री क्या है, चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के। और इनके दरबार में नवरत्न थे किसके, तो यहाँ पर क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे कालिदास, कुमारगुप्त, इन्हें प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके, किसने, कुमारगुप्त ने। और स्कंदगुप्त, इन्होंने हूणों के आक्रमण को रोका था, स्कंद गुप्त। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट है या चंद्रगुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है यानी विक्रमादित्य है, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण युग। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो पूछेगा स्वर्ण युग किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, गुप्त काल को बोलते हैं। इसके बाद कालिदास जो कि अभिज्ञान शकुंतलम रचना की है, और आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत इसी काल से संबंधित थे। यहाँ पर मंदिर निर्माण, भारत में मंदिरों के निर्माण की कला इसी काल में शुरू हुई थी, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो जो गुप्त वंश है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने यहाँ पर लिया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे है द डिसाइपल चैतन्य, क्या है, द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की यहाँ पर में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो ये जो है आपका स्टैटिक टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाता है वो होता है मराठी। जो द डिसाइपल चैतन्य महाड़े की मराठी में एक पुरस्कार विजेती जो है विजेता फिल्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप पुरस्कार से देखेंगे, जिसमें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता 1954 में क्या है यह फ्रेंड्स, भारत रत्न, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी राजगोपालचारी और सीवी रमन। और प्रथम महिला इंदिरा गांधी को 1971 में। मरणोपरांत बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। और प्रथम विदेशी जो थे वह खान गफ्फार खा 1987। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार में प्रथम जो भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1913 में मिला था। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन थे, 1930 में, याद रखिए, जो कि भौतिकी के लिए दिया गया था। प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा को है, 1979 शांति के लिए था। तो 1913 प्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 सीवी रमन, 1979 मदर टेरेसा जी को। आगे बढ़िए, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे तो प्रथम जो थे वो जी शंकर कुरूप थे, 1965 में मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। और प्रथम महिला आशापूरा देवी थी, 1976 में दिया गया। और प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में लिखा गया। 1965 जयशंकर कुरूप, 1976 आशापूरा देवी, सुमित्रानंदन पंत 1900 क्या 68 हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, परमवीर चक्र के बारे में देखेंगे तो परमवीर चक्र प्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मरणोपरांत मिला। इसके बाद मेजर ध्यानचंद खेलरत्न प्रथम विश्वनाथ आनंद को शतरंज में मिला था। क्या, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में प्रथम महिला एन लिम्सडेन जो कि हॉकी से संबंधित हो जाती हैं। और वही दादा साहब फाल्के पुरस्कार बात करेंगे तो देविका रानी को 1969 में मिला था। क्या, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को 1969। रमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को मिला था 1958 में। और ऑस्कर पुरस्कार जो प्रथम थे वह भानु अथैया जी थे। कौन, प्रथम भारतीय भानु अथैया जी को ऑस्कर मिला था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे, दादा साहेब फाल्के देविका रानी 1969। आगे बढ़िए, आगे देखेंगे आप इंपॉर्टेंट में यहाँ पर तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिवस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस है वो फ्रेंड्स मनाया जाता है आपका 18 जनवरी को। ध्यान रखिए, क्या 18 जनवरी को विश्व मौखिक दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को देख लीजिए यहाँ पर, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या बोलेंगे आप, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्टार लगा लीजिए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, हर एग्जाम का फेवरेट हो जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस,
और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस, स्टार लगा लीजिए, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को, और मानवाधिकार दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस को स्टार लगा लीजिए 23 जनवरी, और समर्पण दिवस 11 फरवरी। तो पराक्रम दिवस जो है वह 23 जनवरी है, लेकिन समर्पण दिवस जो है वह 11 फरवरी है, और विभाजन या विभीषका दिवस जो है वह 14 अगस्त, और वीर बाल दिवस 28 जो 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर। नेक्स्ट है इनाम गांव उत्खनन स्थल, क्या है, नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें से पूछ रहा है इनाम गांव जो उत्खनन है वो यहाँ पर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा घोड़ नदी, घोड़ नदी के किनारे जो है इनाम गांव उत्खनन स्थित है। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट मैंने नहीं रखा है, मुझे लगता है मिस हो गया है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से मैदानों के संबंध में आपको फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इसमें से क्या है, आपको छांटना पड़ेगा, मतलब दो दो क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग के होते हैं। तो भाई मैदान तो समतल होते ही हैं। तो यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ मैदान नदी विक्षेपों द्वारा बनते हैं। यदि सी में देखेंगे तो सही बात है, क्या है, कुछ मैदान नदी विक्षेपों द्वारा बनते हैं। यहाँ पर आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे पता है आपको जलोढ़ हुआ, दोमट हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ही जलोढ़ होते हैं। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाता है। आगे बढ़ेंगे आप, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र, क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए जो द्वितीय क्षेत्रक है उसमें जो आता है फ्रेंड्स आपका चीनी कारखाना होता है, क्योंकि पहले में कृषि है और द्वितीय में क्या है, यहाँ पर आपका उद्योग यानी चीनी कारखाना हो जाएंगे। परिवहन, बैंकिंग, भंडारण, इन सभी को हम लोग चलिए एक एक करके फैक्ट्स में देखते हुए चलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे तो यह सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करता है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी बोलते हैं किसको, प्राथमिक क्षेत्र को, क्योंकि इसमें अधिकांश उत्पादक खेती और प्रकृति से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो पशुपालन, मछली पालन, खनन और वानिकी जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि फ्रेंड्स द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त कच्चे माल का विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार माल में बदला जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। यदि फ्रेंड्स आप प्राथमिक क्षेत्र से क्या है, यदि आप गेहूं पैदा करेंगे तो उस गेहूं का आपका क्या बनेगा, उसको गेहूं का आपका विनिर्माण करके क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा और भी तमाम चीजें बनेंगी। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि उदाहरण की बात करेंगे तो कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लोहे से मशीनों बनाना, भवन निर्माण बनाना। तो गन्ना तो आपने फ्रेंड्स कृषि से उत्पन्न किया, लेकिन चीनी बनाया जाता है, कितने प्रकार की क्या क्या चीज बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स द्वितीय क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स आप प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या है, गन्ना को पैदा कर लिए, गन्ना से आप क्या किए, द्वितीय क्षेत्र में चीनी बना लिए, और आप चीनी से क्या करेंगे, आप कहीं भेजना होगा तो क्या करेंगे, तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। तो चीनी को आपको क्या क्या है, ट्रक पलाद कर क्या है, यहाँ इस राज्य से उस राज्य की ओर भेजेंगे आप। तो यह क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंकिंग हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार और व्यापार, तो इन सभी को ध्यान रखना है। ओके, क्या है, ये सब तृतीयक में मतलब सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह गलत है। ओके, तो यहाँ पर जो देखेंगे कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन सा कथन इसे बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है। तो क्या बोलेंगे आप, दोमट मृदा का उपयोग घड़े, खिलौने और मूर्तियां बनाने में के लिए किया जाता है। रेतीली मृदा में पानी का रिसाव हर
दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होता है। तो इसमें से आप छाटेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, इसमें जो हो जाएगा रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है, ये सही है। ओके, ये क्या है यहाँ पर सही हो जाता है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें जो है फ्रेंड्स ये सब जो है बहुत ही पैदावार अच्छा होता है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। तो क्या है, तो फ्रेंड्स जो दोमट मिट्टी है, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी है, उसमें कपास का अधिक उत्पादन होता है। जबकि दोमट मृदा का उपयोग घड़े, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, इसका क्या है रॉन्ग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें आपको भरना है अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था, इसमें से कौन। तो आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाता है कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है फ्रेंड्स अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने थे, कौन, हर्षवर्धन। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्धन वंश के बारे में। तो संस्थापक पुष्यभूति थे, इन्होंने थानेश्वर, वर्तमान जो इसका क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और को अपनी राजधानी बनाए थे, कौन, पुष्यमित्र भूमि, पुष्य भूति जो है। और प्रभाकर वर्धन की बात करेंगे तो इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र, जिसकी हत्या गौड़ बंगाल शासक शशांक ने कर दिया था, कौन, तो जो राज्यवर्धन है इसकी जो हत्या है शशांक ने किया था। तो इसको आप ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे तो सम्राट हर्षवर्धन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स सम्राट हर्षवर्धन के बारे में, तो 6 से 647 तक ध्यान रखिए। राजधानी की बात करेंगे तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। और यहाँ पर समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका फ्रेंड्स एक क्या है पार्ट 2 कर दूं, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, और काफी क्वेश्चन है जिनमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ओके 25 तक चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी बहुत ही लंबी हो जाएगी, जिससे परेशानी आपको होगा। नहीं तो फ्रेंड्स हम लोग वीडियो कवर कर लेंगे इसी में। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। तो राजधानी हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए आपको। ओके, थानेश्वर से कन्नौज किसने किया, तो सम्राट हर्षवर्धन। उपाधियां, हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, उसे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, किसे, हर्षवर्धन को। हालांकि वह न तो पूरे भारत का स्वामी था और न ही कट्टर हिंदू। ओके, सम्राट हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे नर्मदा का युद्ध, तो हर्ष और चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें हर्ष की हार हुई। इसका प्रमाण ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो नर्मदा की युद्ध जो है हर्ष और चालुक्य के बीच हुआ था। यहाँ पे देखेंगे आप प्रमुख विद्वान और साहित्य, तो बाण भट्ट हर्ष के जो हैं क्या है हर्षवर्धन दरबारी कवि हैं बाण भट्ट। इन्होंने हर्ष चरित्र, हर्ष की जीवनी के बारे में लिखे हैं, और कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, बाण भट्ट। हर्ष की अपनी रचनाएं क्या है, हर्ष ने स्वयं 3 संस्कृत नाटकों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो इसको ध्यान रखिए। और ये मैसूर सूर्य के लेखक और मातंग दिवाकर भी उनके दरबार में थे, जो मयूर और मातंग इनके ही दरबार में रहते थे। आगे चीनी यात्री हेनसांग, वह 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक रहा। उसे यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, किसको, वेनसांग को, जो कि चीनी यात्री है, नीति का पंडित इसे कहा जाता है। उसकी पुस्तक सी यू क्या है, सी यू की है हेनसांग का। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने आया था। उस समय नालंदा के कुलपति शिलभद्र थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था की बात कर लेंगे। तो कन्नौज सभा, हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक विशाल सम्मेलन बनाया, जिसकी अध्यक्षता वेनसांग ने किया था। और महामुख्य परिषद हर वर्ष 5 वर्ष में प्रयाग इलाहाबाद में दान समारोह आयोजित करता था, कौन, तो
जो हर्षवर्धन है। कर व्यवस्था, हर्ष के समय जो टैक्स बहुत कम था, उपज का मात्र 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते। तो ये जो 1/6 कर है, इसको भी आपको ध्यान रखिए। और 5 वर्ष में जो समारोह करता था आपका प्रयागराज यानी फ्रेंड्स इलाहाबाद में, उसको भी ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वह थे वल्लभ भाई पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो सलाहकार समिति थे। अब हम लोग इनको बारे में एक एक करके देखते हैं। तो प्रारूप समिति देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, क्या बोलेंगे आप फ्रेंड्स? यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, यहाँ पर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संघ समिति, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान ये दोनों जवाहरलाल नेहरू जी इसके थे। आगे बढ़ेंगे तो प्रांतीय संविधान देखेंगे। तो प्रांतीय संविधान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो फ्रेंड्स यहाँ पर नियम समिति है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर मौलिक अधिकार देखेंगे तो यह क्या है? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति एस जी मुखर्जी। तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के एम जो है मुंशी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आप देखेंगे क्या, जो यहाँ पर अमरपुरा है, यहाँ पूछ रहा है क्या? गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। ओके। रंगपुर, धौलावीरा, अमरपुरा, ये सब क्या है? ये सब गुजरात में ही है। अमरपुरा, धौलावीरा, रंगपुर। जबकि ये जो रॉकी गढ़ी है वो क्या है? गुजरात के बाहर है। क्यों बाहर है? तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। गुजरात, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है सब ये सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हो जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे लोथल जो है, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोटजा है, वो क्या है? ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो कि गुजरात में है। क्या बोलेंगे आप? लोथल ये एक प्रमुख बंदरगाह था। धौलावीरा यह नगर 3 भागों में विभाजित था और जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली थी। रंगपुर जो है वो गुजरात में है, एक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां के प्रमाण मिलते हैं, सुरकोटदा से। तो गुजरात में ये सब हो जाते हैं। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान में, तो आप बोलेंगे कालीबंगन जो है राजस्थान का है। यहाँ जूतों क्या है? जूते हुए खेत और चूड़ियां के साथ मिले हैं कालीबंगन से। जबकि हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली है। तो राखीगढ़ी बनवाली कहाँ है? तो आप बोलेंगे हरियाणा में है। यह भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। ओके। पंजाब में रोपड़ है, यह सतलज नदी के किनारे स्थित होता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ध्यान रखिए, जो रोपड़ हो जाता है वो क्या है? पंजाब में। तो ये जितना भी आपके स्थल हैं इसको ध्यान रखना है सभी स्टेट के। आगे देखेंगे हम तो आगे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, यह मेरठ जिले में स्थित है और इस सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार क्या है? तो आलमगीर जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और कुछ पाकिस्तान में स्थित देख लेते हैं, जिसमें क्या है यहाँ पर? पंजाब, तो जो फ्रेंड्स पंजाब पाकिस्तान, यहाँ पर हड़प्पा है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले इसी खोज किए थे। सिंध की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ मृतकों का टीला, और यहाँ से विशाल स्नानागार और अन्न भंडार मिले थे। चनहुदड़ो यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मन के बनाए गए कारखाने मिले। बलूचिस्तान जो कि सुतगा क्या है? सुतगा गेडनोर, यह सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ओके। और क्योंकि और भी क्वेश्चन बहुत से करने हैं, तो यहाँ पर देखेंगे मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर क्या है? कब प्रभावी हुआ? तो यहाँ पर जो वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है ये जो हुआ फ्रेंड्स 19 सितंबर 2018 को हुआ। क्या बोलेंगे आप? 2018 को हुआ, इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और जल जो प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बोलेंगे आप, और वायु प्रदूषण निवारण
यहाँ पर फ्रेंड्स जल का क्या था 1974 था, लेकिन वायु का क्या है 1981 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जाता है और वन जीव संरक्षण अधिनियम का 1972 जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आप, नेक्स्ट देखेंगे नारकोटिक्स ड्रग्स और साइट्रोपैथिक पदार्थ का 1985 है। महामारी रोग अधिनियम 1997। सूचना प्रौद्योगिकी जो सूचना है फ्रेंड्स वह 2000 है, ध्यान रखिए 2000। जैव विविधता 2002। खाद्य सुरक्षा और नागरिक अधिनियम 2006। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पूछ चुका है क्वेश्चन 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधों के निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? तो सिंपल सी बात फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाता है वह है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है पढ़नी कौन था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे आप पढ़नी कौन थे, तो क्या है, यह एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किए थे। तो यह इसका राइट आंसर पहला ही हो जाता है। क्या है, पढ़नी जो थे वो संस्कृत भाषा का एक व्याकरण तैयार, मतलब संस्कृत भाषा के विद्वान थे पढ़नी। तो संस्कृत व्याकरण के जनक बोले जाने वाले पढ़नी को विश्व का सबसे महान व्याकरण शास्त्री माना जाता है। उन्होंने संस्कृत भाषा का एक वैज्ञानिक ढांचा तैयार किया। समय इनका जो काल लगभग 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। ओके, किसका, पढ़नी का। तो आपको 5वीं 6वीं शताब्दी याद रखना है। जन्म स्थान सालातुला, वर्तमान में क्या है पाकिस्तान का एक जो है फ्रेंड्स क्षेत्र जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो सालातुला क्षेत्र में हुआ था। इन्हें सालातुरी भी कहा जाता है। शिक्षा, इन्होंने उस समय के प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय की से शिक्षा प्राप्त की। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अष्टाध्यायी रहा जो पढ़नी का। यह पढ़नी सबसे प्रमुख रचना है जिसमें अक्सर अष्टाध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्यायों वाली पुस्तक। कुल सूत्र लगभग 4000, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं जो बहुत ही संक्षिप्त और गणितीय तरीके से लिखे गए हैं। यह संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ है। इसमें संधि, कारक, समास और शब्द क्या है वो व्युत्पत्ति के नियम दिए गए हैं। इसमें आपको ध्यान रख लेना है। 4000 शब्द अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखा है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप देखते चलिए। नंद राजवंश, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार पढ़नी नंद वंश के शासक महापद्म नंद के समकालीन और मित्र थे। मुनि त्रय, संस्कृत व्याकरण के 3 सबसे बड़े विद्वानों में पढ़नी का नाम सबसे पहले आता है। इन तीनों को मुनित्र कहा जाता है। तो ये जो पढ़नी, ओके देखिए, पढ़नी अष्टाध्यायी के रचयिता है। कात्यायन 3 में से जो दूसरा है वो क्या है, वर्तिका के रचयिता है। और पतंजलि महाभाष्य रचयिता है। पढ़नी, कात्यायन, पतंजलि। शिव सूत्र, पढ़नी ने व्याकरण के 14वें बुनियादी सूत्र भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से प्राप्त किए थे, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो जो माहेश्वर सूत्र होता है, ओके, तो ये सब क्या है, माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं। यहाँ पर 14 बुनियादी सूत्र भगवान शिव के डमरू के ध्वनि से उत्पन्न हुआ था, शिव सूत्र। और जो गद्य पद्य है अष्टाध्यायी की क्या है, देखो सूत्र शैली में लिखा गया था जो याद रखने में आसान होता था। तो आप फ्रेंड्स 9वीं में ही जो आपका माहेश्वर सूत्र है आप पढ़े होंगे। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, इसमें से आपको भरना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जाता है क्या, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जाता है। और सिंपल सिंपल से आपके साइंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नो डाउट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वघेष अनुष्ठान से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, घोड़ा जो है अश्वमेघ अनुष्ठान संबंधित है क्या, घोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो अनुसंधान केंद्र से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो स्थित होता है फ्रेंड्स वह है आपका झांसी में। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय क्या बोलेंगे आप, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, उड़ीसा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान IARI नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। और गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वह कोयंबटूर तमिलनाडु में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ध्यान रखिए, स्टार लगा लीजिए। और भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में हो जाता है। नेक्स्ट है चमड़ा अनुसंधान, तो यह चेन्नई तमिलनाडु में है, केंद्रीय है। इसके बाद केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड। राष्ट्रीय विज्ञान समूह संस्थान पंजिम गोवा में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी उत्तराखंड। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाता है विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की सर्वाधिक क्या है, पद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक साथ देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा 31 है, विधानसभा सीट 403, महाराष्ट्र में 40 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीट 288, जबकि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट, राज्यसभा 16 और जो है 200 यहाँ पर 94 जाता है क्या विधानसभा सीट। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार में तो 40 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है, विधानसभा सीटें 243 जाती है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट, राज्यसभा 18 है और विधानसभा 234 हो जाता है। मध्य प्रदेश में 29, 11, 230 लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन सभी को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक देख लेंगे, तो कर्नाटक में विधानसभा सीटें कितना है 224, लोकसभा 28 है, राज्यसभा 12 है। उत्तर गुजरात में 26, राज्यसभा 11 है, जबकि विधानसभा सीटें 100 क्या होती हैं फ्रेंड्स 182, सॉरी 182 हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है 182 जाती हैं, कहाँ का तो गुजरात का। कर्नाटक में 224। नेक्स्ट है राजस्थान, तो लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा 10 है और 200 विधानसभा सीटें हैं, कहाँ के राजस्थान के हैं। आंध्र प्रदेश क्या है 25 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 100 क्या है 175 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो यहाँ पर क्या है किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है, ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है क्या दस्त डायरिया के। तो ये क्वेश्चन कुछ मिस सा लग रहा है, तो आपको ध्यान रख लेना है। और नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो कलमकारी की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वह हुई थी आपके कहाँ से उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो पटचित्र शैली है वो जो संबंधित होता है आपका ओडिशा संबंधित है, क्या बोलेंगे आप ओडिशा संबंधित है पटचित्र शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया था? तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यह है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को। ओके, क्या है इनको गायन के क्षेत्र में पहली बार प्रदान किया गया एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो भैया जी आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे इसमें जो राइट आंसर जाता है वह माउंट कोयोब है, जबकि आपको पता है धौलागिरी, कंचनजंगा, महाकालू ये सब के सब क्या है ये सब हिमालय की चोटियों यानी हिमालय के भाग हो जाते हैं, जबकि माउंट कोयोब नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पर नंदा देवी उत्तराखंड में है। गुरु शिखर राजस्थान क्या है, गुरु शिखर जो है राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे चोटी है। तो आपसे पूछेगा अरावली पर्वत की सबसे चोटी, तो आप बोलेंगे क्या गुरु शिखर। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अनाईमुडी भारत क्या है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी हो जाता है, जो कि केरल में है। यहाँ पर डोडा बेटा क्या है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी जो कि केरल में है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है डोडा बेटा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, तमिलनाडु में है। कलसुबाई क्या है पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो कि महाराष्ट्र में है। पारसनाथ झारखंड में है। धूपगढ़ बात करेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कौन धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो कि मध्य प्रदेश में हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। केटू गाडविन आस्टीन जो है भारत और क्या है भारत और चीन की सीमा पर है। यहाँ पर माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में यानी अफ्रीका का है। माउंट फूजी जापान का है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है
और माउंट फूजी जापान का है। माउंट ब्लैक जो है फ्रेंड्स ये जो है फ्रांस और इटली की सीमा पर है, आल्प्स पर्वत। इसके बाद एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका। तो ध्यान रखिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट फूजी जापान, माउंट ब्लैक फ्रांस इटली, एंडीज दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। और नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत। तो आपको पता है क्वेश्चन आ चुका है यह। रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का है। माउंट एल्ब्रुस रूस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रुस। और नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जलभृत यानी एक्विफायर क्या होता है? तो भैया जी आप बोलेंगे जो जलभृत क्या होता है? तो ये जो है जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र को क्या बोलते हैं? जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र को जलभृत बोला जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन यानी कंडेंसेशन जल चक्र की प्रक्रिया में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा संघनन के बारे में क्या है, इसमें वाष्प अवस्था तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब फ्रेंड्स क्या है, संघनित हो जाती है, वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? संघनन में। और आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को जल्द से जल्द कवर करना है और 1 घंटे 20 मिनट के करीब में होने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन क्या है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन और इस प्रकार क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो आप बोलेंगे अमृतसर में। ओके, अमृतसर में 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध। तो फ्रेंड्स क्षमा चाहते हैं और मैं मेरे गला सूख गया था, थोड़ा पानी पी लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप हम लोग क्या, यहाँ पर देखेंगे जो कलिंग युद्ध है। ओके, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है 261 ईस्वी में हुआ था। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन और बुद्ध धर्म का प्रचार इसने किया। तो कलिंग युद्ध में ही सम्राट अशोक का हृदय और परिवर्तन हुआ और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। कब हुआ था? 261 में। आपको डेट याद रखना है। गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किस काल को बोलते हैं? तो क्या है? गुप्त काल। आपको कैसे याद रखना है ट्रिक में? तो क्या है फ्रेंड्स, स्वर्ण यानी सोना को कैसे रखते हैं लोग? बहुत ही गुप्त रखते हैं, किसी को पता ना चले। तो यह होता है क्या? स्वर्ण युग। मध्यकालीन इतिहास में बात करेंगे तो तराइन का युद्ध क्या है? 1191 से 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। तो क्या बोलेंगे आप? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ। और यहाँ पर देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 1526 में। अकबर का शासन 1556 से 1605 तक रहा। मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार और दीन इलाही की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में हुआ। मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना। तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने इसको रख लिया है। प्लासी का युद्ध देखेंगे तो प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। यहीं से ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। कहाँ से? प्लासी के युद्ध से। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। और 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, मंगल पांडे और झांसी रानी का इसमें बहुत ही योगदान रहा। तो 1857 की जो विद्रोह है इसको ध्यान रखिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा बॉम्बे में किया गया। आगे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जनरल डायल द्वारा अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी का आदेश दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। महात्मा गांधी को का करो या मरो का नारा अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह था। तो आप बोलेंगे करो या मरो का नारा कब दिए थे गांधी जी? तो आप बोलेंगे भैया जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिए। यहाँ पर भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को ही। ब्रिटिश शासन का अंत और विभाजन क्या है? भारत का विभाजन। तो यहाँ से शुरू होता है। और आगे देखेंगे यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, इसको डेट याद रखिए आप। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला। मित्र राष्ट्रों और ध्रुव राष्ट्रों के बीच महायुद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। हिटलर का उदय, परमाणु बम का इस्तेमाल इसी में हुआ था।
और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई। नेक्स्ट है, सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन से थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो गुरुमुखी लिपि विकसित करने के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड्स, वो कौन होते हैं? तो वो बोलेंगे आप गुरु अंगद। ओके, क्या गुरु अंगद जो जाते हैं वो गुरुमुखी लिपि विकसित की थी इन्होंने। और आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे तो जो यहाँ पर क्या जाता है, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। तो क्या बोलेंगे आप फ्रेंड्स? जो गुरु नानक देव जी थे वो सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। गुरु अंगद देव गुरु मुखी की लिपि के जनक थे। और गुरु अमरदास जी लंगर प्रथा को मजबूत किया और सती प्रथा का विरोध किए। कौन? गुरु अमरदास जी लंगर प्रथा मजबूत किए और सती प्रथा का विरोध। गुरु रामदास जी अमृतसर की स्थापना किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो स्वर्ण मंदिर बनवाए थे और आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो आप बोलेंगे गुरु अर्जुन देव। जो अमृतसर किसने बसाया था? आप बोलेंगे गुरु रामदास। और सती प्रथा का विरोध और लंगर प्रथा को मजबूत किसने किया? तो आप बोलेंगे गुरु अमरदास। गुरुमुखी का लिपिक जनक कौन था? बोलेंगे गुरु अंगद देव। आगे देखेंगे, आगे है गुरु हरगोविंद सिंह जी। गुरु हरगोविंद जी सिखों का सैन्य रूप दिए थे, अकाल तख्त बनवाया। गुरु हर राय जी शांति प्रिय प्रचारक और सामाजिक सुधारक थे। और गुरु हरकृष्ण जी सबसे छोटी आयु के गुरु थे, बाल गुरु। और गुरु तेग बहादुर जो जी धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में शीश का बलिदान दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको सलाम है गुरु तेग बहादुर जी को मेरा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी कौन है? तो खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किए। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट बढ़ेंगे, विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से शैली से जाता है? तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे भैया जी इसका जो राइट आंसर हो जाता है क्या? ये जो है कथक। ओके, क्या है? शोभना नारायण किससे संबंधित हैं? तो आप बोलेंगे ये कथक से संबंधित हो जाती हैं। और फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कथक कहाँ का है? तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश का हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जो है ना, ये इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यह सबसे कम उम्र में पद्म जो पाए थे 1992 में पाए थे। कौन? शोभना नारायण जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जिसमें भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। और यहाँ पर आप देखेंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई जो हैं वह भरतनाट्यम से संबंधित हो जाती हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई जो हैं भरतनाट्यम के हैं। कथक में देखेंगे तो पंडित बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक सबसे महान और प्रसिद्ध कलाकार रहे। लक्ष्मी महाराज बनारस घराने के प्रमुख कलाकार। और सितारा देवी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक क्वीन इन्हें कहा था। तो कथक क्वीन किसे बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सितारा देवी जी को कथक क्वीन बोलते हैं। कुचिपुड़ी क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके बाद राजा जो है राजा और राधा रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है यहाँ पर जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित जाती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति इसमें इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की प्रसिद्ध कलाकार हो जाती हैं। तो इसको ध्यान रखिए आप। और मैंने इन सभी टॉपिक को फ्रेंड्स अलग से भी बहुत ही अच्छी तरह से कवर कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ओडिशा की बात करते हैं तो केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, संयुक्ता परिग्राही जो है ओडिसी से संबंधित है। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले मुख्य व्यक्ति हैं। और ये जो ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्यांगना सोनल मानसिंह जी हैं। संयुक्त पराग्राही जो है वह ओडिशा की दुनिया भर में पहचान देने वाली कलाकार है। तो इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। कथकली जो कि केरल का है। कलामंडलम गोपी कथकली के सबसे प्रतिष्ठित जीवित कलाकार। रीता गांगुली प्रसिद्ध कथकली कलाकार हैं। और कलामंडलम कृष्ण नायर जो हो जाती हैं वह कथकली के हैं। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी किए थे? तो ये आपको पता है मदन मोहन मालवीय जी ने जो है फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। और यहाँ पर देखेंगे शांति निकेतन। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1191 में पश्चिम बंगाल में इसका स्थापना किए थे शांति निकेतन का। कब? 1921 में। रविन्द्रनाथ टैगोर वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय 1825 कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज वेरेजली ने किया था 1800 कोलकाता में।
साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद में 1917। आपको डेट याद रखना है क्या, 1917। और ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध के लिए लगाए थे। तो इसमें साबरमती आश्रम को 1917 आपको ध्यान रखना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, वेदांत कॉलेज 1825। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्य समाज 1875। दयानंद सरस्वती जी ने किया था वेदों की ओर लौटो, जो है लेटो जो वेदों की ओर लौटो, इसका नारा दिए थे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर मठ में इसकी स्थापना की। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने 1873 में किए थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लासोसी और कर्नल आलकेट 1875 में किए। ओके, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार देख लीजिए। आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897, प्रार्थना समाज 1867, सत्य शोधक समाज 1873, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी, तो विलियम जेम्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जेम्स। 1784 अभिनव भारत 1904 विनय दामोदर सावरकर। गदर पार्टी क्या है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना 1913। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस के द्वारा। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसके नेतृत्व किए थे। और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एयू 1985 में। मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह खां 1906 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। और होम रूल जो लीग है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में किए थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स राइट आंसर जाता है वह है गोवा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट है बौद्ध परिषद, जिसके कारण बौद्ध धर्म अंततः दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाता है वह है कश्मीर। क्या बोलेंगे आप, कश्मीर इसका राइट आंसर जाता है। यहीं पर जो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म है दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध जो बारे में बात करेंगे, तो जन्म 563 में हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता पिता जो फ्रेंड्स यहाँ पर शुद्धोधन पिता थे और माता महामाया जो कि शाह के कुल के थी। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए जो कि वाराणसी में है और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है 483 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का, कब 563 में। मृत्यु कब हुआ 483 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। आगे इनके फ्रेंड्स आपको पता है कि प्रथम बौद्ध संगति क्या हुआ था, अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और जो चतुर्थ था फ्रेंड्स वह कनिष्क के समय हुआ था। 483, 383, 250 और यहाँ पर जो है आपका इसको 72 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। तो जो शासक था अजातशत्रु था, कालाशोक था, अशोक था और कनिष्क हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जो एंथ्रेक्स के टीके खोज किया था फ्रेंड्स वह हो जाता है आपका लुई पास्चर, जो है वह एंथ्रेक्स के टीके का खोज किया था। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दुनिया का पहली एंटीबायोटिक दवाई थी। तो ये क्वेश्चन आपको पता है। रेडियम और पोलोनियम की बात करते हैं तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। एक्सरे खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। चेचक की टीका एडवर्ड जेनर ने। इंसुलिन का फ्रेडरिक बैटिंग ने किया था। इंसुलिन का रक्त समूह का खोज कॉल्ड लैंडस्टीनर ने किया था। और विटामिन खोज फंक ने किया था। परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। यहाँ पर देखेंगे आप डायनामाइट तो अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था। आवर्साडी दमित्री मेंडलिफ ने किया था। और जो आधुनिक है क्या है वो आपका किसने किया था, तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोजले। और थॉमस अल्वा एडिसन जो है बल्ब का खोज किया था। तो आप देखते चलिए और आप रिविजन करते चलिए। टेलीफोन क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन खोज किया था। रेडियो क्या है, गुगिएल्मो मार्कोनी जो है रेडियो का। जबकि भाप इंजन जेम्स वाट। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर राइट। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने किया था और इन्हें कंप्यूटर का पिता जनक यानी जनक कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब टीम बर्नर्स ली जो है वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू की खोज किए थे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो चोल भी संबंधित है, चेर भी संबंधित है और पांड्य भी संबंधित है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप बोलेंगे भैया जी संगम साहित्य में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। जबकि चौहान राजवंश क्या है? यह दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? तो चोल की बात करेंगे तो चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। राजधानी तंजौर। चोल का राजधानी कहाँ था? तो आप बोलेंगे तंजौर। प्रसिद्ध राजा राजराज प्रथम था, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था और राजेंद्र प्रथम गंगई को चोलपुरम की उपाधि दी थी। खास बात है कि इनकी नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। तो चोल वंश में इंपॉर्टेंट जाता है राजधानी। राजधानी इसकी तंजौर तंजावुर थी और जो राजा राम प्रथम था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था चोल वंश में, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर पल्लव की बात करेंगे तो पल्लव संस्थापक संघ विष्णु था। राजधानी कांचीपुरम। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। वही बात करेंगे फ्रेंड्स जो चोल वंश का, तो आप बोलेंगे तंजौर। इसके बाद पल्लव का जो है कांचीपुरम। जो प्रसिद्ध राजा नरसिंहवर्मन प्रथम महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नरसिंह वर्मन। चालुक्य की राजधानी वातापी जो कि बादामी है। संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक। प्रसिद्ध राजा इसमें पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। किसने? हर्षवर्धन ने। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग इसको देख लीजिए राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राजधानी मान्यखेत। संस्थापक दुंती दर्ग था और प्रसिद्ध जो कार्य है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध। ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पांड्य वंश में क्या था? राजधानी मदुरै थी पांड्य वंश का। पहचान यह वंश मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और संगम सभाओं का आयोजन यही हुआ था। तो मोतियों के व्यापार के लिए पांड्य वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ध्यान रखिए तो इसका राइट आंसर जाता है चित्तरंजन दास। ओके, क्या है? चित्तरंजन दास इसके राइट आंसर जाते हैं। आगे बढ़ेंगे आप। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे हमने आगे देखा था इसके पहले। कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, जो ट्रूथ है वो महात्मा गांधी जी का है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू जी का है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है हमारे। और वेटिंग फॉर वीजा बी आर अम्बेडकर जी का हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो द इंडियन स्ट्रगल जो है क्या? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी का है। और सुभाष चंद्र जो बोस जी को हमारा सैल्यूट। और अनब्रेकेबल का कौन है? और मेरी काम हो जाती है। और प्लेइंग इट माई में सचिन तेंदुलकर जी का है। द टेस्ट माई लाइफ युवराज सिंह का है। और एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा जी का रहता है क्या? एस अगेंस्ट ऑड्स। और नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह 281 एंड बियॉन्ड वी एस लक्ष्मण। नो स्पिन सेनवान शॉर्ट ए हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी का हो जाता है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। ब्रिक्स आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस स्टीफन हॉकिंग। माई लाइफ बिल क्लिंटन। मीन कॉम्फ एडोल्फ हिटलर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है तुलनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो जो तुलनी महोत्सव है वो फ्रेंड्स आपका नागालैंड में किया जाता है। क्या बोलेंगे आप? नागालैंड में किया जाता है तुलनी महोत्सव। और यहाँ पर देखें कुछ इंपॉर्टेंट। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप। बिहू कहाँ का है? तो भैया जी आप बोलेंगे बिहू असम का है। हॉर्नबिल कहाँ है? नागालैंड का है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। लोसार लद्दाख अरुणाचल प्रदेश दोनों का है। छठ पूजा बिहार का है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको रखा है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। आगे बढ़ेंगे। दुर्गा पूजा आप बोलेंगे भैया जी पश्चिम बंगाल का है। बैसाखी पंजाब का है। चाचरकूट मिजोरम का है। खजुराहो मध्य प्रदेश। पुष्कर मेला राजस्थान का है जिसमें ऊंटों का मेला होता है। नुआखाई उड़ीसा का है। बथुकम्मा तेलंगाना का है। तो बथुकम्मा
यहाँ पर जो फ्रेंड्स है बथुआ किससे बनता है, तो तेल से बनता है। तो याद रखिए ट्रिक बहुत है फ्रेंड्स, आप ट्रिक अपने से लगा सकते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। हेमिस लद्दाख। अम्बुबाची असम का है जो कि कामाख्या मंदिर से संबंधित है। उगादी कर्नाटक, ओके, उगादी कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश दोनों का है। तो कर्नाटक क्या है, अंधे अंधे और नाटक करते हैं, तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। एक ट्रिक है और इससे क्या है किसी को वो नहीं है, ओके, अपने यहाँ ध्यान रखिए। इस बार लोक रंग क्या है, मध्य प्रदेश। सिग्मो गोवा का है। संघाई महोत्सव मणिपुर का है। लाई हरोबा त्रिपुरा मणिपुर का है। और गुड़ी पड़वा जो है वह महाराष्ट्र का हो जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे और फ्रेंड्स मैं जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पुनः ला दूंगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। वीडियो लंबी हो गई, फिर भी फ्रेंड्स कंप्लीट तो करना ही था। तो थैंक यू, जय हिंद।